मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज़ चैप्टर 8। एक वीडियो समरी वीडियो आपको और शेयर होगा, और दिस इज़ रीडिंग वीडियो, दिस यू हैव टू गो थ्रू। रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर। ठीक, तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर इन दिस चैप्टर। तो इस पैराग्राफ में, दिस पैराग्राफ, what kind of person Rabindranath Tagore was, this paragraph deals with it. So let's go through it. Rabindranath Tagore was one of the greatest literary figures of India. One of the greatest literary figures, मतलब जो writers थे, literary figures क्या होता है? Occupied with books और literature और रिटन कंपोजिशन, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो लेक्चर्स देते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा करते हैं, वैसे लोगों को लिटरेरी फिगर्स कहते हैं। उनकी किताबें आती हैं फिर तो ठीक। ही वॉज अ राइटर, अब क्या क्या थे? राइटर थे, WRITER, राइटर, लिखते थे, बुक्स लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, एसेज लिखते थे। पोएट भी थे, वो कवि थे, शायर थे। नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखते थे, बड़ी बड़ी कहानियों को बोलते हैं नॉवेल। एक बुक में, एक मोटी सी बुक में एक कहानी होती है, एक कैरेक्टर की स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं नॉवेल। तो ही वॉज अ नॉवेलिस्ट। ही वॉज एन एजुकेटर। एजुकेटर मीन्स होता है जो एजुकेशन के फील्ड में काम करे, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, कैसे, हाउ टू ट्रांसफ़र दैट नॉलेज। सोशल रिफॉर्मर, समाज में सुधार लाना, समाज को ठीक करना, सोसाइटी को जो गलत कस्टम्स है उसके ख़िलाफ़ बोलना। फ्रीडम फाइटर, जंग, जो हमारा स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का जो अंग्रेज़ों से, उसमें भी वो पार्टिसिपेट किया अपने तौर पे। एंड अबव ऑल अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन एक वर्ड आया है, जो इंसानियत की बात करे वो ह्यूमैनिटेरियन है। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। एंड फिलोसफर, जो कुछ नया थॉट प्रोसेस दे। फिलोसफर्स होते हैं जो हालात को देखते हैं, समझते हैं, फिर अपना थॉट प्रोसेस देते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ देते हैं, समाज को डायरेक्शन देते हैं। ही वॉज ट्रूली अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल इंडियन एंड मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर्स। दो कल्चर था इंडिया में। ट्रेडिशनल होता है जो चला आता रहा है, ट्रेडिशन वही होता है रस्म व रिवाज। तो उससे जो कल्चर है, जो यहाँ के लोगों का रहने सहने, कल्चर में आ जाता है रहने सहने का तरीका, शादी ब्याह का तरीका, और बिहेव करने का तरीका, मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब कहते हैं कल्चर को। तो कपड़े पहनने का तरीका, तो और एक, क्योंकि ब्रिटेन आया था वेस्ट से, तो उनका एक कल्चर था। तो ये ही वॉज द प्रोडक्ट यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके टर्म में। इन दोनों का मिक्सचर थे वो। ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में जो बेस्ट था उसका, वेस्टर्न कल्चर्स भी जो वहाँ की चीज़ें आ रही थी, टाइम की पाबंदी, साइंटिफिक थिंकिंग, तो इन सब के भी ये कदरदान थे। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको आप कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। लिटरेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसके बाद है राइटर, पोएट, नॉवलिस्ट, एजुकेटर, सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर, ह्यूमैनिटेरियन, फिलोसफर। ओके, ये सारी चीज़ थी ये। तो ही मस्ट बी एन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब इसका थोड़ा सा वर्ड्स टू रिमेंबर में देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका वर्ड्स है, लिटरेरी मीन्स होता है ऑक्युपाइड विद बुक्स, बुक्स के साथ जो लगा रहे, बुक्स पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा करे, अपनी किताबें भी लिखे, दूसरे की चीज़ों को भी पढ़े। ह्यूमैनिटेरियन, पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। सीक्स मतलब होता है चाहना, विश करना। टू प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना चाहता है, किस चीज़ को? ह्यूमन वेलफेयर को। वेलफेयर मतलब होता है इंसान की डेवलपमेंट, तरक्की, हर तरह की तरक्की हो। सिर्फ बॉडी उसका अच्छा नहीं हो जाए, बड़ा नहीं हो जाए, बॉडी बिल्डिंग नहीं हो, उसके सोल की भी बिल्डिंग, उसकी रूह भी साफ हो, पाक हो। प्ले राइट एक वर्ड है यहाँ पे, PLAYWRIGHT। प्ले राइट मतलब होता है पर्सन हु राइट्स प्लेज। प्लेज मतलब गेम्स नहीं है, प्लेज मीन्स होता है ड्रामा, स्किट। लेक्चर, अ टॉक गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू इन्फॉर्म देम
और टीच देम समथिंग। जैसे क्लास में होता है ना, टीचर आते हैं और आपको एक टॉपिक पे बता के जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर, LECTURE, लेक्चर। नाइटेड एक प्रोसेस है, भी आप लोग हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। वन हु हैज़ बीन गिवन अ स्पेशल ऑनर बाय ब्रिटिश किंग और क्वीन एंड हैज़ द टाइटल सर बिफोर हिज नेम। सर लग जाता है, अल्लामा इकबाल के आगे लगता है सर मोहम्मद इकबाल, तो इनके आगे भी बहुत दिनों तक लगा रहा सर रविन्द्रनाथ टैगोर। ये स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। इनसाइट, इनसाइट में टू सी एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ, अंदर की बात समझना, जो सही बात है उसको समझने की कोशिश करना, समझ लेना, इसको इनसाइट। फनरल, फनरल पहले भी आप लोग पढ़े हो, रिलीजियस सेरेमनी फॉर बरीइंग और क्रीमेटिंग अ डेड पर्सन। या बरीइंग पढ़ना, BURYING, बरी मतलब होता है दफनाना, हम लोग दफनाते हैं ना, कोई मर जाता है तो, दैट इज़ कॉल्ड बरी। क्रीमेट मतलब होता है जलाना, CREMATE, उसी से बना है क्रीमेटिंग। डेड पर्सन को कहीं पे दफनाया जाता है, कहीं जलाया जाता है। ये जो प्रोसेस है जनाजा वगैरह जो गुस्ल देना और ये सब, इसको बोलते हैं फनरल। ये पूरा प्रोसेस वहाँ से लेके दफनाने तक। मसैकर, मसैकर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको जानना चाहिए। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन क्रूएल वे, जालिमाना तरीके से लोगों को मार देना, इस कॉल मसैकर। अब यहाँ पे अर्ली लाइफ है इसके, फैमिली लाइफ। टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कैलकटा, अभी वो कोलकाता हो गया है। ही वॉज द 9th सन ऑफ देवेंद्रनाथ एंड शारदा देवी, 9th सन थे, 9वें बेटे थे वो। हिज फैमिली वॉज हिज फादर वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर थे इनके फादर भी, समाज में अच्छी तब्दीली लाना चाहते थे। एंड स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है कोई बहुत पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी, समझदार आदमी जो होता है। ही वॉज मैरिड टू मृणालिनी देवी इन 1883, इनकी शादी हुई, इनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी देवी। अब इसके पेरेंट्स का नाम पूछा जाएगा तो देवेंद्रनाथ एंड शारदा देवी, वाइफ का नाम मृणालिनी देवी। कब शादी हुई? इन 1883 एट द एज ऑफ 22 जब ये थे तब इनकी शादी हो गई। दे हैड 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स, अब इनके 5 बच्चे हुए, 2 सन्स एंड, ये इनकी फैमिली लाइफ है। अब आगे आते हैं, इन्होंने एक ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स, तो लिखना कब से शुरू किया? तो बहुत अर्ली स्टार्ट किया। टैगोर स्टार्टेड टू कंपोज पोएम्स, कंपोज मतलब अपना बनाना शुरू किया एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल के थे। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज अभिलाष, अभिलाष इनकी पहली पोएम थी जो छपी, जिसको कहीं किसी जगह छापा गया। एट 17 टैगोर्स फर्स्ट बुक कभी कहीनी, पहली बुक जो छपी है, अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, पहली पब्लिश्ड बुक हो गई अभी कभी कहीनी और कभी कहीनी, और पहली दिस इज पब्लिश्ड बुक एंड दिस इज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। He got his first poem published at the age of 8 and he got his first book published at the age of 17. बहुत early, he started very early. His songs popularly known as रविंद्र संगीत, उनके जो songs हैं, और उन्होंने म्यूज़िक में ही बहुत इंटरेस्टेड थे, तो ये इसको कहा जाता है रविंद्र संगीत, अभी भी बहुत पॉपुलर है बंगालीज़ में। और क्वाइट अ फेवरेट अमंग द बंगालीज़, जो बंगाल के रहने वाले हैं उनको बंगालीज़ बोलते हैं। His early life was greatly influenced by religion and arts, दो चीज़, बंगाल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आर्ट्स का, म्यूज़िक, डांस एंड ऑल दैट। और रिलीजन, तो इनका रिलीजन जो था, हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनके लाइफ में। ग्रेटली इन्फ्लुएंस मतलब होता है असर पड़ना, बहुत ज़्यादा असर है, ठीक। अब है मेनली लिटरेचर, उस टाइम में वहाँ पे किताबें वगैरह पढ़ते थे। म्यूज़िक एंड पेंटिंग, तो 3-4 चीज़ आ गया। म्यूज़िक में भी बहुत, बंगाल में आप जाइएगा बहुत हर जगह काफ़ी बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है, लोग ट्रेंड होते हैं, काफ़ी सीखते भी हैं। ही ग्रू अप, वो बड़े हुए, ऑन 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस सीखा। जैसे आप लोग 4 सीख रहे हैं तो इन्होंने 3 सीखा, संस्कृत, बंगाली एंड इंग्लिश। तो आप भी सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, तो सीखना चाहिए। जितना ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे आपको उतना फ़ायदा है बाद में। मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन वॉज एट होम, ज़्यादातर इनको घर में ही पढ़ाया गया। बट इन 1878 वॉज सेंट टू ब्रिटेन फॉर फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल मतलब बाज़ाब्ते, जैसे क्लासरूम में एग्ज़ाम के थ्रू, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन।
ही डिड नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग, लेकिन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे, वापस आ गए। आगे, ही रिटर्न टू इंडिया एंड परसूड अ करियर एज अ राइटर। इंडिया आ गए, इंडिया में उन्होंने करियर वहाँ पे एक वर्ड आता है CARRER। करियर मतलब होता है अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कोई काम करना, उसको बोलते हैं करियर। एक तो होता है इंटरेस्ट के लिए लोग करते हैं, मज़ा आता है, और एक है कि मज़ा हो सकता है लेकिन उससे उसको अर्निंग होती है, पैसा कमाने से। आपके फादर अगर आपके पास टीचर हैं सरकारी तो करियर है, बिजनेसमैन है तो वो उनका करियर है। तो इन्होंने अपना जो खाना पीना खर्चा चलाने के लिए जो करियर चुना, वो ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि राइटर बने, ये प्ले राइट बने, ड्रामा लिखते थे, लोगों के लिए एसेज लिखते थे टॉपिक्स पे न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए, सॉन्ग लिखना शुरू किया इन्होंने। तो करियर के लिए इन्होंने शुरू किया राइटर, प्ले राइट, सॉन्ग राइटर, पोएट, सॉन्ग राइटर, गाने लिखने लगे लोगों के रिक्वेस्ट पे, पोएम्स। तो इस तरह से ये इनका इंटरेस्ट भी था, हॉबी भी था, मज़ा भी आ रहा था, इससे इनको पैसे भी हो रहे थे। एंड ही ऑल्सो वॉज ए फिलोसफर एंड एजुकेटर। यहाँ पे धीरे धीरे एजुकेशन में इंटरेस्ट लेने लगे, नई नई चीज़ बताने लगे, तो वो फिलोसफर हो गए। थिंग्स चेंज फॉर हिम इन 1912। तो अचानक से इनके हालात पलटे 1912 में, व्हेन ही रिटर्न टू ब्रिटेन। ये ब्रिटेन गए फिर। ड्यूरिंग द लॉन्ग सी वॉयज, पहले लोग शिप से जाते थे, सी वॉयज फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन बहुत टाइम लगता था। ही ट्रांसलेटेड हिज लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ बंगाली पोएम्स। उन्होंने उस टाइम तक एक बंगाली पोएम का कलेक्शन तैयार किया था, गीतांजलि। तो इस रास्ते में सोचे क्या करें, वक्त क्यों बर्बाद करें, हम लोग जैसे वक्त को बर्बाद कर देते हैं, तो उन्होंने बर्बाद नहीं किया। ही ट्रांसलेटेड हिज बंगाली वर्क इनटू इंग्लिश। ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्क प्रायर टू दिस वॉज रिटन हिज बंगाली। अब तक बंगाली में ही लिखते थे, मदर टंग उनका बंगाली था। व्हेन टैगोर्स फ्रेंड इन ब्रिटेन रॉथनस्टीन, वहाँ पे इनके एक दोस्त थे रॉथनस्टीन, उनको इन्होंने दिखाया कि देखो रास्ते में मैंने ये कलेक्शन तैयार किया है। सॉ द ट्रांसलेशन, ही शोड द पोएम्स टू W.B. ईट्स, बहुत बड़े उस टाइम के ब्रिटेन के पोएट थे, उनको लाकर दिखाया कि मेरे दोस्त रविन्द्रनाथ ने लिखा है, आप देखिए। लीडिंग ब्रिटिश पोएट ऑफ टाइम, ईट्स वॉज ऑल प्रेज फॉर हिज, ऑल प्रेज, काफ़ी खुश हुए, खूब तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा, कहाँ छुपा के रखा था इसको, इतनी अच्छी पोइट्री को। और ईट्स ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया बड़े बड़े राइटर से। एंड गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड इन सितंबर 1912। ये पब्लिश हुआ। बोथ पोएट्री एंड टैगोर बिकेम एन इंस्टेंट हिट। इंस्टेंट मतलब उसी वक्त, फ़ौरन। ये बुक निकलते ही पूरी दुनिया में इनको हाथों हाथ लिया गया। फर्स्ट इन लंदन एंड देन इन ऑल द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फिर धीरे धीरे इनका नाम पहुंचा। लेस देन अ ईयर लेटर, एक साल से भी कम वक्त के बाद ही, इन 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी गिवन द अवार्ड, पहले एशियन थे, नॉट ओनली इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट एशियन। ही बिगेन वर्ल्ड टूर्स गिविंग लेक्चर। अब उसके बाद वो जगह जगह गए, वर्ल्ड टूर्स, अलग अलग, टूर्स नहीं पढ़ना है इसको, टूर पढ़ना है, ये जो है अलग अलग जगह गए, वहाँ पे इन्होंने लेक्चर्स देना शुरू किया लोगों को। किस टॉपिक पे? टॉपिक इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटर कल्चरल हारमोनी। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे समरी वीडियो में। इंटर कल्चरल हारमोनी, कल्चर्स हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ठीक है। उसका हारमोनी मतलब होता है उसमें कुछ तालमेल बैठाया जाए, ठीक है ना, डिफरेंसेस को कम किया जाए, कॉमन पॉइंट्स निकाला जाए, अच्छे पॉइंट्स को लिया जाए, इसी को बोलते हैं इंटर कल्चरल हारमोनी। एंड अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेज़ों की जो चीज़ अच्छी है उसको लिया जाए, अरबियन की जो चीज़ अच्छी है उसको लिया जाए, इंडिया की जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ बुरी है हमारे समाज में उसको छोड़ा जाए, उस कल्चर को, इसको बोलते हैं इंटर कल्चरल हारमोनी। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। इन 1915 ही वॉज नाइटेड। नाइटेड का पहले हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया है। एक ये अवार्ड होता था बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V, इनको मिला, जिसमें इनको सर का लक़ब जोड़ा जाता था। एंड केम टू बी नोन एज सर रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर वॉज वेल एजुकेटेड एंड क्वाइट नॉलेजेबल, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और काफ़ी जानकार भी थे। नॉलेजेबल मतलब होता है जानकार। ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर है, ब्रिटिश कल्चर है,
यूरोपियन कल्चर, उसको भी समझते थे, उसको भी जानते थे। स्पेशली वेस्टर्न पोइट्री से भी काफ़ी, वेस्टर्न वहाँ के जो ब्रिटिश पोएट, इंग्लिश में जो पोएट पोएम्स लिखते थे उसको भी जानते थे। साइंस में भी इंटरेस्ट लेते थे वहाँ के। उस टाइम में वहाँ साइंस, यहाँ से पहले साइंस काफ़ी अभी अच्छी तरक्की कर रहा था। विद हिज ट्रांसलेशंस ऑफ सम ऑफ हिज पोएम्स इनटू इंग्लिश ही बिकेम अ नोन फिगर इन द वेस्ट। नोन फिगर इन द वेस्ट, वेस्ट में काफ़ी लोग जानने लगे इनको, इनके ट्रांसलेशन पढ़ के, इंग्लिश में इनके पोएम्स की ट्रांसलेशन। ही वांटेड द ईस्ट एंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चाहते थे, इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चाहते थे, यहाँ से यहाँ तक है, आप देखिएगा। he wanted the east and the west to be united and to merge the ancient and modern knowledge। वो चाहते थे कि यूनाइट हो, झगड़ा ना करें, कल्चर्स को झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो ये चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट मतलब इंडिया, एशिया, अफ्रीका, इसमें जो बेस्ट है और वेस्ट में जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको मिलाकर मर्ज द एंशियंट एंड मॉडर्न नॉलेज। जो मॉडर्न नॉलेज यूरोप से आ रही है और जो पुरानी नॉलेज यहाँ इंडिया में है, चाइना में है और इधर है, ये सब मिलकर कुछ नया, कुछ नई दुनिया बनाए। ही बिकेम द वॉइस ऑफ इंडियाज़ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज टू द वर्ल्ड। हेरिटेज मतलब होता है विरासत, कल्चरल वही हो गया, कैसे पहनते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या ज़बान है, क्या सोच है। स्पिरिचुअल मतलब हो गया सोल को खुश करने के लिए, जो यहाँ की मजहबी चीज़ें हैं। ये चाहते थे कि ये उसके उसको, इनको देखकर लोग समझें कि ये इंडिया और एशिया में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं जिसको वेस्ट को लेने की ज़रूरत है, और वेस्ट से जो अच्छी चीज़ें वो हम लेंगे। अब आगे हम देखते हैं लिटरेरी वर्क्स पे आ जाते हैं। ये पूरा जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक है, ये पूरा, दिस डील्स विद हिज लिटरेरी वर्क्स, क्या क्या लिखा। ठीक, ये था उनका कि उनका क्या सोच था, क्या चाहते थे वो। तो ही वांटेड द ईस्ट एंड वेस्ट टू बी यूनाइटेड। किस तरह से यूनाइटेड, एक कंट्री नहीं बन जाए बल्कि कल्चरली एक्सचेंज करें एक दूसरे के अच्छे आइडियाज़ को। ये हम लोग डिटेल में उसमें डिस्कस कर लेंगे समरी वीडियो में। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट ओवर 1000 पोएम्स, 1000 से ज़्यादा पोएम्स लिखा। 8 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, 8 वॉल्यूम्स, मोटी मोटी बुक। ऑलमोस्ट 2 डज़न प्लेज, 24 प्लेज, ड्रामा लिखा, 8 नॉवेल्स लिखा, and many books and essays on philosophy, religion, education and social topics। ये इनका है, ठीक है। अब आगे इनके कुछ कलेक्शंस दिया हुआ। इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री सम ऑफ द पॉपुलर वंस आर मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीतमाल्या एंड बालका। ये इनका पॉपुलर पोएट्री कलेक्शन है। अब इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या क्या है। पोएट्री इंक्लूड द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव, सॉन्ग ऑफरिंग्स। टैगोर्स मेजर प्लेज, अब तो ये हो गया इनका। अब मेजर ड्रामा कौन कौन सा लिखा। प्लेज आर राजा, डाकघर, अचलयातन, मुक्तधारा एंड रक्तकारावी। ये इनका प्लेज है, ड्रामा है, नाटक वगैरह जो लिखा उस पर फिल्में भी बनी बहुत सारी। He has also written several volumes of short stories and a number of novels। अब इनकी नॉवेल्स कौन कौन सी है। गोरा, घरे बैरे, योगायोग are well known amongst them। As a novelist, Tagore gave a good insight into the upper middle class life। ये जो अपर मिडिल क्लास मतलब होता है जो थोड़ा वहाँ पैसे वाले लोग थे, जो बंगाल में बंगालीज जो थे वो कैसे रहते थे। तो इनकी जो पोएम्स है, इनकी राइटिंग्स है शॉर्ट, ये उनके बारे में थोड़ा बताती है। इनको पढ़ने से उनके बारे में पता चलता है कि उस टाइम में अपर बंगालीज कैसे रहते थे, अपर मिडिल क्लास जो पैसे वाले थे बंगाली। एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ ऑन इंडियन लाइफ। इंडिया में वेस्टर्न आइडियाज़ ने कैसी ज़िंदगियाँ चेंज की हैं यूरोप के आइडियाज़ ने। बिसाइड्स दीज ही रोट म्यूज़िकल ड्रामाज, म्यूज़िकल ड्रामाज लिखा है इन्होंने। डांस ड्रामाज, जिसको डांस के थ्रू परफॉर्म किया जाए। एसेज ऑफ ऑल टाइप्स। ट्रैवल डायरीज़ भी लिखा, कहीं कहीं गए तो वहाँ के बारे में पूरी कहानियाँ लिखी, मैं यहाँ गया रास्ते में ये मिला, इसको बोलते हैं ट्रैवल डायरीज़ या ट्रैवलॉग्स। एंड 2 ऑटोबायोग्राफीज़, अपने बारे में 2 ऑटोबायोग्राफी लिखा डिटेल में। ही रोट 2 इम्पॉर्टेंट पोएम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी 2, द सिक बेड
and the recovery. Towards the end of his life, एकदम लास्ट में, The Ocean of Peace, a song which he had requested while he was ill, was sung for him at his funeral. ठीक, फनरल मतलब होता है उनके मरने के बाद जो उनको जलाया वगैरह गया, वहाँ पे ये सॉन्ग पढ़ा गया उनके रिक्वेस्ट पे जो उन्होंने लिखा था. ठीक, आगे पढ़ते हैं. बिसाइड्स राइटिंग, अब आगे और भी क्या करते थे, राइटिंग ही था या और भी कोई पैशन था, तो इनका बहुत सारा म्यूज़िक था ही. आप इसके अलावा पेंटिंग भी करते थे, ये इनकी पेंटिंग है, दिस इज़ हिज पेंटिंग. बिसाइड्स राइटिंग, हिज अदर ग्रेट लव वॉज म्यूज़िक इन बंगाली म्यूज़िक. ही कंपोज्ड म्यूज़िक, कंपोज करते खुद ही बनाते थे. लिरिक्स ऑफ मोर देन 2000 सॉन्ग्स का इन्होंने लिरिक्स भी लिखा और उसका म्यूज़िक भी कंपोज किया. 2 ऑफ हिज सॉन्ग्स बिकेम द नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. जो जन गण मन हम लोग गाते हैं ये भी इन्हीं का है. इन 1929 ही इवेंट बिगैन पेंटिंग शुरू किया इन्होंने. मेनी ऑफ हिज पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन म्यूजियम्स टुडे, अभी भी देख सकते हैं आप कोलकाता जाएँ. और क्या किया इन्होंने, एजुकेशन में क्या किया, तो इन 1901 ही फाउंडेड हिज स्कूल खोला उन्होंने, द शांति निकेतन. जो उनका आइडिया था वो बताने के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया शांति निकेतन में इन वेस्ट बंगाल. द स्कूल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, काफ़ी कामयाब रहा. एंड गिव बर्थ टू विश्व भारती which strongly supported the emerging Western Indian philosophy and education, and it became a university. विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी है कोलकाता में, आप जाइएगा तो विजिट कर सकते हैं. Okay, in 1921 this was turned into a university. He gave all his money from Nobel Prize and royalty from his books to this university. तो जो नोबेल प्राइज़ से जो भी पैसा मिला वो प्लस रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स. रॉयल्टी मतलब होता है कोई बुक, आप कोई बुक लिखते हैं तो बुक जब छपती है तो उसके बाद जब तक बुक बिकती है तब तक आपको भी कुछ ना कुछ पैसा उसके प्रॉफिट से शेयर मिलता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी. इन 1940 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अरेंज ए स्पेशल सेरेमनी, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इन शांति निकेतन, उसी स्कूल में जो इन्होंने खोला था, टू ऑनर द पोएट विद डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर. इनको ऑनर किया गया, इनको डीलिट का इन्होंने ऑनर दिया. मोस्ट ऑफ टैगोर्स लाइफ वॉज स्पेंट एट शांति निकेतन, ज़्यादा दिन वहीं रहे. अब आगे इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्या कंट्रीब्यूशन उस स्ट्रगल में, तो ये हम लोग देखते हैं. यहाँ गांधी जी के साथ बैठे हैं. टैगोर वॉज अ ट्रू एंड डिवोटेड नेशनलिस्ट. बोला जाता टैगोर एक सच्चे थे और सच्चे देशभक्त थे. आजकल की तरह हो हंगामा करने वाले देशभक्त नहीं थे, दिल से प्यार करते थे देश से. ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्टिवली इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं थे बिल्कुल अलग थलग बैठे हुए थे. कैसे पता चलता है, व्हेन द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज एट पीक. 1905 में 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. उसके खिलाफ एजिटेशन हो रहा था. एजिटेशन मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना. उस प्रोटेस्ट में ये भी शामिल थे. इन 1919 ही पब्लिकली डिसओन्ड हिज नाइटहुड. डिसओन कर दिया था इन्होंने नाइटहुड, जो नाइटहुड इनको मिला था, सर का जो लक़ब मिला था उसको डिसओन करना, वो लौटा देना. गुस्से में लौटाया था. क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मसैकर एट अमृतसर. अमृतसर में मसैकर हुआ था, लोगों को बहुत क्रूअल तरीके से मारा गया था अंग्रेज़ों के ज़रिए हिंदुस्तानियों को. तो इसके गुस्से में इन्होंने वापस कर दिया था. वेयर द ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश की फ़ौज जो है, हैड ओपन फायर. ओपन फायर मतलब होता है गोली चला देना. एट द अनआर्म इंडियंस. अनआर्म मतलब होता है जिनके पास हथियार नहीं हो. वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके पास कोई हथियार नहीं था, उस पर पुलिस ने फायर ओपन कर दिया था, मतलब गोली चला दी थी. इन एडिशन ही रोट मेनी पेट्रियाटिक पोएम्स एंड नेशनल सॉन्ग्स. इसके बाद नेशनल सॉन्ग्स भी लिखा, पेट्रियाटिक पोएम्स भी लिखा. एंड अटेंडेड प्रोटेस्ट मीटिंग्स. प्रोटेस्ट मीटिंग भी अटेंड करते थे ये. हिज सॉन्ग जन गण मन इज़ नाउ संग ऑल ओवर इंडिया एज नेशनल एंथम. ठीक है, ये हम लोग जानते ही है, इन्हीं का लिखा हुआ है नेशनल एंथम. अब आगे इस पैराग्राफ में आपको है इनकी और आइंस्टाइन की मुलाकात. आइंस्टाइन है ना, ये अल्बर्ट साइंस वाले हैं, ये लिटरेचर वाले हैं. सोचा थे कि कैसे मिलेंगे, क्या बातचीत होगी, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती हुई इन लोगों में. रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन
द ग्रेट साइंटिस्ट मेट 4 times बिटवीन 1930-31, 4 बार मिले. दे हैड बोथ वॉन द नोबेल प्राइज. दोनों, इनको साइंस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको लिटरेचर के लिए. टैगोर फॉर लिटरेचर इन 1913, आइंस्टाइन फॉर फिजिक्स इन 1921. रिलेटिव ऑफ आइंस्टाइन, इनका एक रिश्तेदार कहते हैं आइंस्टाइन के, डिस्क्राइब टैगोर एज द पोएट विद द हेड ऑफ अ थिंकर. ऐसा पोएट है जिसकी जो सोच है वो थिंकर के जैसी है. आइंस्टाइन एज अ थिंकर विद द हेड ऑफ अ पोएट. और आइंस्टाइन एक ऐसा थिंकर है जिसका दिमाग जो है वो एक शायर के जैसा है. दो दे हैड डिफरेंट नेशनलिटीज़, दोनों का नेशनलिटी, ये अलग थे, ये जर्मन थे, ये फिर अमेरिकन हो गए थे, और ये इंडियन थे. बैकग्राउंड अलग अलग था इनका. ये इंडियन, ट्रेडिशनल इंडियन बैकग्राउंड से आते थे, वो जेविश थे, जू थे. एंड ऑक्यूपेशन, काम भी अलग था. ये साइंस के थे, साइंस में नई नई थ्योरीज दी थी इन्होंने. ये आर्ट्स मतलब लिटरेचर के थे. उसके बावजूद भी ये दे वर कनेक्टेड बाय देयर क्यूरियोसिटी. दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, वो थी क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मतलब होता है नए जानने की ख्वाहिश. इतना कुछ जानने के बावजूद आदमी कंटिन्यू ख्वाहिश करे कि कुछ और जाने. अबाउट अदर्स कंट्रीब्यूशन, दूसरे का कंट्रीब्यूशन, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, सब कैसे लिखते हैं. देयर सर्च फॉर ट्रूथ, सच कुछ खोजना चाहते थे. एंड देयर लव फॉर म्यूज़िक, बोथ वर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक. तो ये 3 चीज़ है जो इनको जोड़ती थी. ये क्वेश्चन भी आएगा. क्यूरियोसिटी नंबर 1, नंबर 2 हो गया सर्च फॉर ट्रूथ, नंबर 3 हो गया लव फॉर म्यूज़िक. ये 3 चीज़ इन लोगों को जोड़ती थी. अलग क्या क्या करती थी कि दे हैड डिफरेंट प्रोफेशन, बहुत सारी चीज़ें अलग करती थी, लेकिन जोड़ती ये 3 चीज़ थी, जिसकी वजह से इनकी इतनी मुलाकातें हुई 2 साल में. एंड देयर डायलॉग्स, उनकी जो बातचीत हुई, वर पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन इन 1930. बहुत इंपॉर्टेंट ये मैगजीन है, इसमें इनकी बातचीत भी छपी. टैगोर पास्ड अवे मतलब होता है इंतकाल कर जाना, एक्सपायर कर जाना, मर जाना. ऑन 7 अगस्त 1941 इन कैलकाटा, वहीं पे इनका इंतकाल हुआ 7 अगस्त, आज़ादी से पहले ही. ही हैड लेफ्ट बिहाइंड 28 वॉल्यूम. पूरा समरी है उनका दिया हुआ कि क्या क्या उन्होंने फाइनली क्या क्या छोड़ा. तो ही हैड लेफ्ट बिहाइंड 28 वॉल्यूम्स ऑफ प्रोज मतलब होता है ऐसे राइटिंग्स वगैरह होती है ना, कहानियाँ वगैरह, उसको प्रोज बोलते हैं. पोएट्री, पोएम्स, प्लेज, ड्रामा एंड लेक्चर्स जो उन्होंने अलग अलग जगह दिया. ओवर 2500 सॉन्ग्स एंड ओवर 2000 पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, सब इनका ये छोड़ कर गए. टुडे वी नीड हिज मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी परहैप्स इवन मोर. बोलता अब इनके जो मैसेज था उसकी ज़रूरत और ज़्यादा है. देन व्हेन टैगोर फर्स्ट रोट हिज वर्ड्स. अभी डिड यू नो है, ही इज़ द ओनली पर्सन टू हैव रिटन द नेशनल एंथम ऑफ 2 countries, हमार शोनार बंगला ऑफ बांग्लादेश एंड जनगण मन. दोनों जगह का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है. तो एक समरी वीडियो शेयर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से बार बार पढ़ना. जो भी इसमें टफ वर्ड्स आए हैं आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें. थैंक यू.